सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कार्यपालिका। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे कि कार्यपालिका क्या है, ये कैसे कार्य करती है और इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, कार्यपालिका को शुरू करने से पहले अपन ये देखते हैं कि कार्यपालिका किस भाग में आती है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं सरकार के अंगों के बारे में। सरकार के अंग, यदि आपसे पूछा जाए कि सरकार के कितने अंग हैं, तो अपने यहां पर आपको मुख्य रूप से 3 अंग बता दें। कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका, दूसरा है आपके कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। आज अपन अपना टॉपिक कार्यपालिका, लेकिन एक बार मोटे तौर पे देख लेते कि विधायिका क्या है, क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या है, क्या कार्य करती है, और न्यायपालिका क्या है और क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले अपन विधायिका के बारे में बात करते हैं कि विधायिका नाम से स्पष्ट है, जो विधि का निर्माण करती है, मतलब कानून का निर्माण करती है। विधायिका का अर्थ हो गया विधि का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण। इसका मुख्य कार्य यही है आपकी विधायिका का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका मतलब विधि या कानून को व्यवस्थित लागू करना, प्लस विधायिका जो भी वो कानून बनाती है तो उसकी सहायता करना। स्पष्ट है? देखो, इसमें कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधि या कानून को लागू करना, वह इनके निर्माण में सहायता करना। अब ये किस प्रकार से करती है, जब अपन ये टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का सबको पता है, न्याय करती एक सिंपल तौर पे, किंतु न्याय के साथ साथ में ये विधायिका व कार्यपालिका को एक प्रकार से कंट्रोल भी कर रही है। कैसे करती है अभी बताता हूं मैं आपको। न्यायपालिका मुख्य कार्य क्या है? न्याय करना। इसके अलावा यह विधायिका व कार्यपालिका पर कंट्रोल। अब देखो, इसमें क्या है, कंट्रोल करो या देख रेख करती है, एक ही बात है। अब इसमें जैसे कार्यपालिका और विधायिका ने कोई भी कानून बनाया, तो ये कानून क्या देश हित में है, लोगों के हित में है या नहीं है, यह निर्णय न्यायपालिका करती है। मतलब कहने का अर्थ है संविधान की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का। यहाँ पर एक और नोट लगा करके लिख सकते हैं हम कि संविधान की व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। तो आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करना मतलब कहने का अर्थ है संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार न्याय करना। अब यदि संविधान संशोधन किया जाता है, उसमें कोई नए कानून जोड़े जाते हैं, अब उन नए कानूनों की व्याख्या करना, समझना और निर्णय लेना कि क्या यह कानून देश हित में है
क्या यह कानून लोगों के हित में है या नहीं है। तो ये कार्य मुख्य रूप से न्यायपालिका का। ठीक है, अब ये जो अपन बात कर रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय जो शासन प्रणाली में वो मुख्य रूप से कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में होती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में होती है। इतनी बात मेरे हिसाब से आप सबके समझ में आ गया है। अब अपन बात करते हैं अपना टॉपिक जो कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका का विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो यही नीचे ही लिख देता हूं मैं, कार्यपालिका के विभाजन। अब ये कार्यपालिका का विभाजन क्या है। देखो, मुख्य रूप से हमने कार्यपालिका को दो भागों में बांटा है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, इसके मुख्य रूप से दो है, एक है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी है हमारी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या है? स्थायी कार्यपालिका का अर्थ यह है कि नौकरशाही। मुख्य रूप से हम स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही को लेते हैं। अब ये नौकरशाही कौन? जो भी एग्जाम दे करके पास हुआ और अपने पद पे बैठा हुआ है, वो अपने नौकरशाही। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, मतलब ये जितने भी बड़े पद पर जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये अपने स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इनका एक निश्चित आयु तक इनको कार्य करना होता है। 60 वर्ष की इनकी रिटायरमेंट की जो आयु है, उस समय तक ये कार्य करते हैं। सरकारें कोई भी आओ जाओ, इससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने पद पे बने रहते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सरकारें ट्रांसफर करती है बस। और दूसरी है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का अर्थ है कि जो निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता ने जिनको निर्वाचित किया है और वो आकर के बैठते हैं और कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, मुख्य रूप से 5 साल के लिए हम प्रधानमंत्री को, उन मंत्रियों को बनाते हैं। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं 6 वर्ष तक के अपने पद पे रहते हैं। तो मतलब ये सिर्फ 5 या 6 वर्ष के लिए है, जबकि नौकरशाही है वो एक लंबी आयु, एक लंबे समय तक वो अपने पद पर रहते हैं। तो नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका में आ गए और अस्थायी कार्यपालिका में कौन आ गया है? आपके सांसद ले लो, सांसद, विधायक, आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के। मतलब आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, आने वाले समय में और कोई होगा। नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। मतलब ये अस्थायी, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से कार्यपालिका का हमने दो भागों में विभाजन किया है। दो भाग, एक स्थायी है और एक अस्थायी है। अब अपन राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात करें कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ है कि जो राजनीति करके इस पद पे आ रहे हैं,
जैसे अपन प्राइम मिनिस्टर को ले लेते हैं, मंत्रिमंडल के समूह को ले लेते हैं, यह आपके राजनीतिक कार्यपालिका में आ जाएगा। प्रधानमंत्री, और उसके मंत्रिमंडल। अब इस मंत्रिमंडल में आपके कैबिनेट मंत्रिमंडल भी आ गया, किचन कैबिनेट मंत्रिमंडल भी आ गया, सामान्य मंत्री भी आ गए, ये सभी आ गए। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इनमें अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को देखते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भारत में जो संसदीय, जो भारत की जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार की है। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका विद्यमान है। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है। अब ये संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? देखो, पहले तो ये देखते हैं कि ये संसदीय कार्यपालिका जो शब्द हम लेकर के आए, लागू किया हमारे संविधान में, ये कहां से किया है? ये हमने किया है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लागू था, उसमें भी संसदीय कार्य प्रणाली थी। तो हमने ऐसा का ऐसा, हाँ 1919 वाले में भी था, लेकिन अपन अंतिम वाले के बारे में बात करते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से यह शब्द ऐसा का ऐसा उठाया और हमने हमारे संविधान में लागू कर दिया है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान निर्माता थे, वो संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया था। इन्होंने भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया। जब हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब विचार किया गया था कि हमारी संसद का कार्य किस प्रकार से होना चाहिए। तब काफी विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने यही निर्णय लिया कि हमारी जो वो कार्य प्रणाली है, वो संसदीय कार्यपालिका के रूप में ही कार्य करेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संसदीय कार्यपालिकाओं की विशेषताओं के बारे में, कि ये संसदीय कार्य प्रणाली है, ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है। संसदीय कार्यपालिकाओं की विशेषता है। इस संसदीय कार्य प्रणाली की क्या विशेषता होती है? इसमें क्या होता है, देखो संसदीय कार्य प्रणाली की विशेषता में कुछ 2-3 शब्द ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विधायिका के प्रति ये सभी उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा भारत में राज्य व केंद्र दोनों जगह संसदीय कार्य प्रणाली ही विद्यमान है। तो यहाँ पर अपन इनको लिख लेते हैं कि मुख्य रूप से सरकार का प्रधान या सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख कौन होएगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मतलब सरकार का जो अंतिम निर्णय, सरकार ने कोई भी निर्णय लिया हो, अन्य मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट का कोई भी निर्णय लिया हो, लेकिन अंतिम रूप से उसको वेरीफाइड कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यदि प्रधानमंत्री ने मना कर दिया तो वो कार्य वहीं पे रुक जाएगा। तो मतलब मुख्य रूप से सर्वे सर्वा कौन है? प्रधानमंत्री है। इसके अलावा लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का हमेशा नेता प्रधानमंत्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी के ही द्वारा सरकार का गठन किया गया है। मतलब सरकार का गठन कहां से होता है?
लोकसभा में बहुमत जिस पार्टी को मिलता है, जिस संगठन को मिलता है, वही उसका नेता होगा और उसका जो नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा ये सभी है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, सभी विधायिका के प्रति उत्तरदायी। और अब इसमें एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, वो है भारत में राज्य और केंद्र दोनों जगह संसदीय कार्य प्रणाली है। भारत में राज्य और केंद्र दोनों जगह संसदीय कार्यपालिका विद्यमान है या लागू है, एक ही बात। ठीक है, ये कार्यपालिका का कुछ इंट्रोडक्शन था, मोटे तौर पे अपन ने इसके बारे में बात की थी। अब कल अपन बात करेंगे विश्व स्तर पर कार्यपालिका के प्रकार। आज का वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे विश्व स्तर पर कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं और वो कैसे कार्य करती हैं। अब अंतिम बात ये है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी का जो बेल आइकन है इसको भी दबा देना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।